आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलेशन के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता और हर कोई अपने अपने तरीके से ट्राई कर रहा है, लेकिन किसी को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और रिज़ल्ट इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग कोई ना कोई गलती कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ नई और ख़ास चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है यूरिन पास करना। देखिए क्या होता है कि रिलेशन से पहले और रिलेशन के बाद दोनों समय यूरिन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जो कि आपको समझनी है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो यूरिन पास करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं, रिलेशन से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही यूरिन पास करके बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूरिन का प्रेशर रहता है रिलेशन के दौरान तो इससे एक तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, दूसरा क्या होगा कि आपके लिबिडो में भी असर पड़ेगा, और तीसरा नुकसान होगा आपके स्पर्म और एग क्वालिटी को। इस कारण से आपको कंसीव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि रिलेशन के तुरंत बाद वॉशरूम जाना। देखिए क्या होता है कि अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो अगर वो तुरंत वॉशरूम जाते हैं तो इससे उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, और उसके बाद ही उनको वॉशरूम जाना चाहिए यूरिन पास करने के लिए। अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला को भी 15 से 20 मिनट का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान थोड़ा सा स्पर्म की मूवमेंट चल रही होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर महिला वॉशरूम नहीं जाती है, यूरिन पास नहीं करती है, तो इससे उसको यूटीआई हो सकता है, क्योंकि रिलेशन के दौरान बॉडी पे जब प्रेशर पड़ता है और बॉडी की जो मूवमेंट होती है उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि महिला की यूरिन ब्लैडर में चले जाते हैं, और जब वो यूरिन ब्लैडर में चले जाते हैं तो इससे उनका निकलना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलते हैं तो महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को ये मिथ रहता है कि अगर वो वॉशरूम जाएंगी तो जो स्पर्म है या फिर जो सीमन है वो बाहर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद आप जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो लिक्विड बाहर आता है वो सिर्फ पानी होता है और उसको बाहर ही आना होता है, वो अंदर नहीं रुक सकता। नंबर 2 है प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती है, पुरुषों को भी शिकायत रहती है कि रिलेशन के बाद उनके प्राइवेट पार्ट में इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, उनको कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण यही है इन्फेक्शन होने का कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं। हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिलेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले अपने प्राइवेट पार्ट को हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3 है पोजीशन। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये रहता है कि रिलेशन के तुरंत बाद तो सब कुछ बाहर आ जाता है, तो कंसीव कैसे होगा, हम किस पोजीशन में ट्राई करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं अभी बता ही चुका हूँ कि रिलेशन के बाद जो बाहर आता है वो सिर्फ पानी होता है, स्पर्म आगे की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन फिर भी कई महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि इस चीज़ को लेकर के उनके माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, क्योंकि जब भी ये चीज़ बाहर आती है, लिक्विड बाहर आता है, तो इसका असर सीधा उनके दिमाग पे जाता है। वो ये सोचती हैं कि सब कुछ तो बाहर आ गया, अब कंसीव कैसे होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ लिक्विड होता है। लेकिन इसका असर उनकी बॉडी में नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता रहा हूँ कि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसे में कॉर्टिसोल हार्मोन उनकी बॉडी में बूस्ट होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव असर पड़ने की वजह से अगर उनको कंसीव होना भी होगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बाहर आ जाता है तो रिलेशन के तुरंत बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लें, उसके नीचे कोई तकिया वगैरह लगा लें, कोई गद्दा लगा लें, कोई रजाई लगा लें, या कोई सॉफ्ट सी ऐसी चीज़ लगा लें जिसके सहारे आप अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर रख पाएँ। बहुत ज़्यादा ऊपर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं लेग अप दी वॉल पोजीशन को ट्राई करती हैं। देखिए लेग अप दी वॉल आप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, और हर कोई इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो भी वही चीज़ होगी, आपके माइंड पे नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और इससे आपको उसका
नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नॉर्मली 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैर थोड़े से ऊपर कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अपनी कमर के नीचे या हिप के थोड़ा सा नीचे एक पिलो रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लिक्विड बाहर भी नहीं आएगा, हालांकि उसको तो बाद में भी बाहर आना है, लेकिन उस दौरान वो बाहर नहीं आएगा। तो आपके माइंड पे इसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा और ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपको कंसीव कराने में। नंबर 4 है कि रिलेशन किस दौरान रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहे कंसीव होने के। होता क्या है कि अभी तक आपने जहाँ भी देखा, सुना या फिर उसको कहीं पढ़ा भी होगा तो यही बताया जाता है कि ओवुलेशन के दौरान ही आपको रिलेशन रखना चाहिए और उसी दौरान आपका अंडा रिलीज़ होता है और स्पर्म अंडे से मिलता है, अंडे को फर्टिलाइज़ कर देता है और आपको कंसीव हो जाता है। जबकि यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि रिलेशन तो आपको ओवुलेशन पीरियड में ही बनाना है, लेकिन एग्जैक्टली तभी नहीं बनाना है जब ओवुलेशन के सिम्टम्स दिखते हैं। बहुत सी महिलाएं ये गलती कर रही हैं कि उनको लगता है कि जैसे अब उनका आज ओवुलेशन होने वाला है तो वो आज ही ट्राई कर रही हैं या फिर कल ट्राई कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आपका ओवुलेशन 14वें दिन या 15वें दिन हो रहा है, तो ऐसे में अगर सेम डे आप ट्राई करेंगे तो आपका स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए आपको तैयारी 2-3 दिन पहले से ही करनी है, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है वो आपकी बॉडी में कम से कम 1 से 2 दिन की तो रहती है, मैक्सिमम 5 दिन की भी रह सकती है। तो आपको 1 दिन का एवरेज लेके चलना है कि मिनिमम 1 दिन आपकी बॉडी में स्पर्म जिंदा रहेगा। तो ऐसे में अगर आप पीरियड के 10वें दिन से ट्राई करना शुरू करेंगे, एक एक दिन छोड़ के, मान लीजिए पीरियड के 10वें दिन आपने रिलेशन किया, 11वां दिन छोड़ दिया, 12वें दिन किया, फिर 13वां दिन छोड़ दिया, 14वें दिन किया, 15वां दिन छोड़ दिया, फिर 16वें दिन किया। इस तरीके से एक एक दिन छोड़ करके अगर आप 17वें 18वें दिन तक भी रखते हैं या 20वें दिन तक भी रखते हैं तो सिर्फ 5 दिन आपको रिलेशन में रहना है। और इससे क्या होगा कि स्पर्म आपकी बॉडी में पूरे ओवुलेशन पीरियड के दौरान मौजूद रहेगा। अब इसमें क्या है कि अंडा कभी भी रिलीज़ हो जाए, चाहे वो 14वें दिन हो जाए, 13वें दिन हो जाए, 16वें दिन हो जाए, वो स्पर्म से बच नहीं सकता और उसको स्पर्म से मिलना ही पड़ेगा और अंडा आपका फर्टिलाइज ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ट्राई करनी है जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 5 है इम्प्लांटेशन। देखिए क्या होता है कि आपके जो ये 30 दिन का जो पीरियड है, इसमें जो शुरुआत के 10 दिन होते हैं ये आपके पीरियड साइकिल के होते हैं, बीच के जो 10 दिन होते हैं ये आपके ओवुलेशन के होते हैं और जो लास्ट के जो 10 दिन हैं ये आपके इम्प्लांटेशन डेज कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आपका इम्प्लांटेशन पीरियड होता है। मतलब जो अंडा आपका फर्टिलाइज हुआ है ओवुलेशन के दौरान, वो जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो नीचे आता है धीरे धीरे सरक करके और बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है और पूरे 9 महीने वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है। अब इस दौरान क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन जो पीरियड है ये होता है आपके पीरियड की डेट से करीब 5 से 6 दिन पहले, या फिर पूरा 1 हफ्ता आप मान के चलें इसको। जैसे मान लीजिए आपका 15 तारीख को पीरियड आया था पिछले महीने और इस महीने भी 15 तारीख को आने वाला है, तो उससे 1 हफ्ते पहले यानी कि 8 तारीख के आसपास से ही आपका इम्प्लांटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक सावधानी ये रखनी है कि रिलेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ महिलाओं की बच्चेदानी कमज़ोर है या फिर एंडोमेट्रियम थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम है। तो इस दौरान जो इम्प्लांटेशन होता है थोड़ा सा नाजुक होता है, तो ऐसे में अगर वो रिलेशन रखती हैं तो कई बार प्रेशर पड़ने की वजह से भी उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा या देखा होगा कि इम्प्लांटेशन पीरियड पे कई बार क्या होता है, अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो पीरियड से पहले ही आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब यही है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो थोड़ा सा अगर आप रिलेशन को इन दिनों में अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 6 है रेस्ट पीरियड। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं अगर वो ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए तो वो तो इम्प्लांटेशन पीरियड में, मतलब ये जो महीने के जो लास्ट के जो 10 दिन हैं इस दौरान पूरे रेस्ट पे आ जाती हैं। मतलब उनको ये लगता है कि अगर हमने ज़रा सा भी काम किया, ज़रा सा भी कोई वेट उठा लिया या कोई मेहनत कर ली तो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो भी इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप खाली रहते हैं बहुत ज़्यादा तो इससे भी आप ज़्यादा सोचते हैं। तो जब आप ज़्यादा सोचेंगे तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा और ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। तो अपने आप को बिज़ी रखना है, नॉर्मली जैसे आप घर के काम पहले करते थे अब भी आप करते रहें। बस थोड़ा ये ध्यान रखें कि ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं, भारी चीज़ें ज़्यादा ना उठाएं और ज़्यादा जीने पे चढ़ना उतरना ना करें, या फिर ज़्यादा अगर दूर ट्रैवल करते हैं बाइक से स्कूटी से तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करें। मतलब बिल्कुल बंद भी ना करें लेकिन थोड़ा सा कम ही करें। तो इस तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या फिर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।